हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जीएनएम स्पेशल के इस नए एपिसोड में। और आइए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो मिडवाइफरी का सेक्शन चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे यहाँ तक। और फिर एनीमिया भी हमारा पिछले लेक्चर था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन्डिस। और इसे हम लोग वायरल जॉन्डिस के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं जॉन्डिस के ऊपर। तो ये है दोस्तों जॉन्डिस। गर्भावस्था के दौरान पीलिया या जॉन्डिस, जॉन्डिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके अगर हम परिभाषा की बात करें, इसके हम डेफिनेशन की बात करें, तो बिलिरुबिन उपापचय, उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। तो बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में जो भी अल्ट्रेशन या चेंजेस आने के कारण शरीर में बिलिरुबिन के कॉन्सेंट्रेशन यानी बिलिरुबिन का जो मात्रा है वो ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो त्वचा होता है हमारा, यानी जो स्किन होता है, स्क्लेरा यानी कि जो आँख का जो वाइट वाला पार्ट हमें दिखता है वो, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो है पीलिया हो जाता है, यानी कि पीलापन हो जाता है। इसको हम लोग पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं। तो हम पहले नॉर्मल स्तर के बारे में जान लेते हैं कि जो टोटल बिलिरुबिन लेवल रहता है ना, अगर हम बिलिरुबिन का लेवल चेक करते हैं तो सबसे पहले जो होता है हमारा टोटल बिलिरुबिन लेवल। टोटल बिलिरुबिन लेवल जो है वो 0.2 से 1 mg/dl पे रहता है। फिर डायरेक्ट या फिर कॉन्जुगेटेड, और फिर तीसरा है इनडायरेक्ट या फिर अनकंजुगेटेड। तो कॉन्जुगेटेड का जो लेवल होता है वो 0.1 से 0.4 mg/dl रहता है, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 0.2 से 0.7 रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मेनली तो हम देखते हैं टोटल बिलिरुबिन लेवल, लेकिन ये दोनों भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो टोटल बिलिरुबिन लेवल है, अगर वो 3 mg/dl से ज़्यादा हो जाए, यानी कि हाईएस्ट तो 1 mg/dl होना चाहिए नॉर्मल, पर अगर ये 3 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो उसको जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ये जो होता है बिलिरुबिन, ये बढ़ता कैसे है? तो ये आरबीसी जो होते हैं ना, आरबीसी के टूटने के कारण जो है बिलिरुबिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह बिलिरुबिन जो है, जो टूटने के बाद, आरबीसी के टूटने के बाद बनता है, ये यूरिन के साथ बाहर जब निकलता है तो ये यूरोबिलिनोजन के रूप में निकलता है। ठीक है, जिसको कि यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। और जो दूसरा है वो, अगर वो मूत्र के साथ निकला तो यूरोबिलिनोजन, क्योंकि यूरिन बोलते हैं मूत्र को। और अगर ये फीकल मैटर या फिर जो फीकल मैटर के साथ निकलता है, या फिर जिसको स्टूल बोलते हैं, तो स्टूल के साथ अगर निकलता है तो हम इसको बोलते हैं स्टेरिकोबिलिनोजन। ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। पर अगर यह जो लीवर होता है, हमारा यह यकृत या लीवर जिसको हम बोलते हैं, अगर लीवर बिलिरुबिन को सही से एग्जर्शन नहीं कर पाते, यानी कि पूरी तरह से इसको बाहर नहीं निकाल पाता है, तब जॉन्डिस की उपस्थिति बनती है। तो क्योंकि आरबीसी का टूटना तो नॉर्मल प्रोसेस है, और आरबीसी के टूटने के कारण बिलिरुबिन बनता है, ये भी नॉर्मल प्रोसेस है। यूरिन के साथ ये बाहर निकल जाता है या स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है, ये भी नॉर्मल है। पर होता क्या है कि जब लीवर खराब हो जाता है हमारा और बिलिरुबिन सही से बाहर नहीं निकल पाता तो जॉन्डिस हो जाता है। तो जो टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की अगर हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हीमोलाइटिक, दूसरा हेपेटोसेलुलर, और तीसरा होता है कोलेस्टेटिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हेमोलाइटिक जॉन्डिस के बारे में। तो हेमोलाइटिक जो पीलिया होता है या फिर जो हेमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, ये लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के यानी कि डिस्ट्रक्शन के कारण होता है। और ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो सीरम बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और महिला को जॉन्डिस से ग्रसित हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो हेमोलाइटिक जॉन्डिस के दौरान लीवर जो है हेल्दी रहता है। ठीक है, लीवर का कोई दिक्कत नहीं रहता। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये सामान्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा अधिक बिलिरुबिन को बॉडी से निकाल पाता है। तो होता क्या है कि बिलिरुबिन जल्दी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो जो हेमोलाइटिक जॉन्डिस है ना, उसको प्रायः जो है माइल्ड टाइप का जॉन्डिस बोला जाता है। माइल्ड मतलब कि हल्का खतरनाक, पूरा बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं। फिर इसके अगर हम कारण की बात करें तो कारण में सबसे पहले आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि अगर हमने किसी महिला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और उससे रिएक्शन हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगा। फिर जो है अनुवांशिक स्फीरोसाइटोसिस, यानी कि हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ये भी इसका कारण हो सकता है। फिर तीसरा कारण जो है वो है ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, और ये इस एंजाइम जो है ये कभी कभी इसकी कमी हो जाती है, जिसकी कमी के कारण बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है। फिर सिकल सेल एनीमिया, जो गंभीर रूप से बर्न हो गया है या फिर जल गया है इंसान। फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज, फिर सेप्सिस या फिर मलेरिया। तो ये सारी चीज़ें जिसका कारण होता है। फिर दूसरा जो टाइप का हमारा जॉन्डिस है वो है हेपेटोसेलुलर एनीमिया। हेपेटोसेलुलर में क्या होता है कि जो हेपेटिक सेल जो होते हैं, यानी कि जो लीवर के जो सेल होते हैं, वो लीवर सेल के डैमेज हो जाता है। लीवर सेल के डैमेज होने के कारण अगर ये जॉन्डिस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोसेलुलर पीलिया। इसमें क्या होता है कि लीवर की बिलिरुबिन के कंजुगेशन, जो बिलिरुबिन का जो कंजुगेशन होता है तथा बाइल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इन दोनों की कैपेसिटी में कमी आती है। कि जितना ये कंजुगेशन करता था या जितना ट्रांसपोर्ट करता था, वो अब उसका कैपेसिटी कम हो गया। कैपेसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, ये कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड दोनों का लेवल बढ़ जाता है।
फिर इस प्रकार के जॉन्डिस के दौरान लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो पहला वाला जो बिलिरुबिन था उसमें टोटल बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा था हेमोलाइटिक में, पर दूसरे में क्या होता है कि कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड इन दोनों का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेपेटोसेलुलर एनीमिया या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। इसके कारण क्या होता है कि अगर लंबे टाइम तक हेपेटाइसिस है, यानी कि जो लीवर का इन्फ्लामेशन बहुत लंबे टाइम तक है, तो उससे हो सकता है फिर लीवर सिरोसिस, या फिर लंबे टाइम तक अल्कोहल कंज्यूम करना, या फिर कुछ दवाइयाँ जो होती है सर्टेन मेडिसिन, उसके वजह से भी हो सकता है। तीसरा टाइप का जो हमारा वो है जॉन्डिस, जिसमें क्या है कोलेस्टेटिक पीलिया। कोलेस्टेटिक पीलिया क्या होता है कि जो जॉन्डिस है जो में जो पित्त होता है, ठीक है, पित्त हमें पता है कि बाइल को बोलते हैं हम लोग पित्त, तो बाइल की जो फ्लो होती है, बाइल का एक वो होता है कि लीवर में बनता है, ठीक है, फिर यहाँ से बाइल में जाके स्टोर होता है यहाँ पे, और फिर जाके आगे जिसका फ्लो है, इसके फ्लो में अगर जो गड़बड़ी होती है ना, तो जिसके वजह से क्या होता है कि टोटल बिलिरुबिन लेवल और कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल ये दोनों बढ़ जाता है, जबकि अनकंजुगेटेड बढ़ भी सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये होता है कोलेस्टेटिक है। कोले जो वर्ड है ना, ये बाइल से संबंधित है, ठीक है, बाइल या पित्त से संबंधित है, इसीलिए आपको इसके नाम से पता चल गया कोलेस्टेटिक है, तो मतलब कि बाइल की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। फिर देखेंगे इसका काउज के बारे में। काउज में क्या होता है, हेपेटाइटिस वही हो गया पहले वाली बीमारियाँ कि हेपेटाइटिस, गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गर्भावस्था, ड्रग वगैरह, फिर जो अग्नाशिया शोथ, अग्नाशिया मतलब कि पेनक्रियाज का शोथ मतलब कि इन्फ्लामेशन, फिर ड्यूडेनल अल्सर, फिर बिलियरियल सिरोसिस, फिर पथरी वगैरह, फिर लीवर पेनक्रियाज या बिलिरुबिन लेवल में किसी तरह की ट्यूमर हो गया है, तो फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारे इस वजह से हो सकता है। फिर इसका हम क्लिनिकल फीचर या इसके लक्षण देखें तो जो वही लक्षण हो जाएगा जो पीलिया का होता है, त्वचा स्क्लेरा या म्यूकस मेम्ब्रेन का पीलापन हो जाना, भूख कम हो जाना, व्याकुलता हो जाना, व्याकुलता मतलब कि परेशान रहता है इंसान, फिर थकान हो जाना, फिर क्ले कलर का स्टोल होना, क्ले मतलब कि हल्का डार्क कलर का स्टोल हो जाता है। ये पीलिया बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब कि बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्ले कलर का हो जाता है। फिर डार्क कलर का यूरिन, फिर कमजोरी, बेचैनी, खुजली, वजन का कम हो जाना, ये सारे इसके लक्षण हैं। फिर इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस तो सबसे पहले तो हम जो लक्षण मौजूद है उसके अनुसार से करेंगे, फिर और जो डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करेंगे, और या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है, इसमें कि टोटल कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड तीनों का लेवल चेक करेंगे। फिर बिलिरुबिन लेवल चेक करेंगे, यूरिन बिलिरुबिन लेवल चेक करेंगे, यूरिन यूरोबिलिनोजन लेवल चेक करेंगे। फिर फेसल मतलब कि जो हमारा मल का जो होता है उसमें भी यूरोबिलिनोजन लेवल चेक करेंगे। फिर SGOT, SGPT, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सारी चीज़ देख करते हैं। फिर इसमें और भी देखते हैं कि जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, फिर ब्लड काउंट देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, लीवर बायोप्सी, फिर एक ERCP टेस्ट होता है जिसको कि इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रियोटोग्राफी, यानी कि इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रियोटोग्राफी। तो ग्राफी मतलब कि अध्ययन करना होता है, तो ये जो ERCP टेस्ट होता है इसका भी हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर हम इसको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये अंडरलाइंग काउज पर डिपेंड करता है। अंडरलाइंग काउज का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है, जैसे कि जॉन्डिस अगर हो रहा है या पीलिया हो रहा है, तो पीलिया यूं ही नहीं हो जा रहा है, ये किसी वजह से हो रहा है, कोई बीमारी हुई जिसकी वजह से कि पीलिया हुआ, ठीक है, कोई बीमारी हुई, कोई गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से कि पीलिया हुआ, तो पीलिया को जो हम इलाज करते हैं ना, वो उस बीमारी को ठीक करके करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि रोगी का जो कंडीशन देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है तो उसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो OPD डिपार्टमेंट होता है उससे भी दवाइयाँ वगैरह दिलवा के ठीक कर सकते हैं। और कुछ हल्के मामले में महिला को घर पर रहने के लिए एडवाइस किया जाता है, और अच्छे से वेटिंग वाली पॉलिसी अपनाई जाती है कि मतलब कुछ मामले में पीलिया जो है खुद से भी ठीक हो जाता है, तो हम उससे वेट करके देखना होता है। फिर अगर हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें शामिल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड लगाते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, कोई ड्रग वगैरह के कारण अगर हो रहा है तो उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर देंगे या फिर उसको बंद कर देंगे। आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, यदि अगर मलेरिया के कारण हो रहा है तो मलेरिया को ट्रीटमेंट करेंगे, और ईचिंग के लिए जो है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, जिसको कि सब लोग को पता होगा कि सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन आती है, तो हम उसको देते हैं। फिर सप्लीमेंट्री आयरन या फिर फॉलिक एसिड देंगे, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि जो हेमोलाइटिक रिएक्शन है वो कम हो जाए। फिर जो फिनोबार्बिटॉल देते हैं जो कि ये बाइल के फ्लो को बढ़ाता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक कोलेस्टिक जो है जॉन्डिस था वो बाइल के फ्लो के रुकने की वजह से हो रहा था, तो इसके लिए ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसके वायरल हेपेटाइटिस के दौरान, तो ये वायरल वाला जो टॉपिक था हमारा वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो गर्भावस्था के दौरान वायरल हेपेटाइटिस जो है वो 6 प्रकार का होता है, जिसमें कि A, B, C, D, E और G होता है, ठीक है। और इन सबको याद करने का यही है कि एक तो ABCD यहाँ तक हो गया, E तक,
फिर एक एक्स्ट्रा जी होता है, और इन सब का जो बैक्टीरिया होता है ना, या जिसको हम वायरस जो होता है इसका, जिसकी वजह से ये होता है, इसका भी नाम सेम ही होता है। यानी कि हेपेटाइटिस ओ ए किसकी वजह से होगा, हेपेटाइटिस ए बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस बी किससे होगा, तो हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया से। ये हम लोग आगे देखने वाले हैं अभी। सबसे पहले देखते हैं हेपेटाइटिस ए। ए जो है इसको हेपेटाइटिस ए जो है संक्रामक होता है, हेपेटाइटिस ए। और ये जो है एक आरएनए वायरस है। इसका वायरस क्या है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा फैलता है, तो नाम सेम ही रहता है। फिर ये किस किस मार्ग से हो सकता है, तो ये फीको ओरल मार्ग से हो सकता है, यानी कि मल द्वार से हो सकता है या फिर भोजन द्वार से ये फैल सकता है। इसके लक्षण में क्या शामिल है, लक्षण में बुखार, सिरदर्द, थकान, कमजोरी, भूख कम लगना, शरीर में दर्द, उल्टी होना, गहरे रंग का मूत्र, पीलिया, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल हेपेटाइटिस में होता है ये होता ही है। फिर हेपेटाइटिस ए में क्या होता है, इसका एंटीबॉडी अगर हम डायग्नोसिस कब करते हैं, कैसे पता चलता है हमें, तो अगर हम ब्लड चेक करते हैं उसमें जो है हेपेटाइटिस ए का एंटीबॉडी पाया जाता है, तो हम पता चल जाता है कि इसको हेपेटाइटिस ए हुआ है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ शिशु में ट्रांसमिट होने की संभावना इसमें नगण्य होती है, मतलब कि एक तरह से बहुत कम होता है। तो ये हेपेटाइटिस ए जो है ये जल्दी बच्चे में नहीं फैलता है, पर हेपेटाइटिस बी जो है ये बच्चे में बहुत जल्दी फैल सकता है। तो ये जो है एक डीएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस था, ये डीएनए वायरस होता है, ठीक है। और इसका पूर्व में सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था। और हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन निम्न तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले तो इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से, अगर किसी को पहले से ही है हेपेटाइटिस बी, हमने उसका ब्लड चढ़ा दिया, या फिर किसी संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से, तो ये हो सकता है। फिर असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, कि यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा भी हो सकता है। फिर जो इसमें है कि संक्रमित सुई द्वारा, अगर कोई नीडल है जिससे हमने किसी को हेपेटाइटिस बी वाले को सुई दे दिया और उसी नीडल से फिर किसी और को दे दिया, तो उससे हो सकता है। फिर संक्रमित माँ से उसके गर्भस्थ शिशु में फैल सकता है। फिर जन्म के दौरान जो है गर्भस्थ शिशु में संक्रमित माँ के ब्लड में या फिर बॉडी के संपर्क में आने से यह हो सकता है। फिर संक्रमित माँ द्वारा अपने शिशु को रक्तपान कराने से, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से भी यह हो सकता है। फिर संचरण की बात करें, यानी कि ब्लड बच्चे में कैसे फैलता है, तो वही होती है कि इन्फेक्शन के जो है बच्चे में ट्रांसमिट हो सकता है। हालांकि यह यूट्रस में जब बच्चा रहता है, जब बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम पे ये संक्रमण नहीं होता है, परंतु फैलने की जो इन्फेक्शन फैलने की तुलनात्मक बहुत कम होती है। लेकिन जो इन्फेक्टेड मदर है, जब जन्म हो रहा होता है ना उसका, जब डिलीवरी हो रही होती है, तो उस टाइम पे बर्थ कैनाल से निकलते समय माता का रक्त शिशु के रक्त में मिल सकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। फिर नवजात शिशु में जो हेपेटाइटिस का संक्रमण है वो निम्न तरीके से फैल सकता है। सबसे पहले तो प्लेसेंटा के द्वारा, फिर माता के संक्रमित रक्त या एमनियोटिक फ्लूइड या फिर वेजाइनल सेक्रेशन के संपर्क में आने से, फिर स्तनपान कराने से। और संक्रमण हो जाने पर गर्भावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है कि गर्भ शिशु में हेपेटाइटिस बी फैल सकता है और समय से पूर्व प्रीटर्म लेबर हो सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वही सेम तरीका है कि हेपेटाइटिस बी का एंटीबॉडी रक्त में पाया जाता है तो हो जाता है। फिर दूसरा जो है सीरोलॉजिकल परीक्षण के दौरान हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पाए जाना, तो इसका भी पता चल जाता है। फिर मैनेजमेंट इसका कैसे करते हैं कि महिलाओं को जो प्रथम प्रसव पूर्व भेंट के लिए या फिर एंटीनेटल विजिट के लिए जो बुलाते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस बी की उपस्थिति जांचने के लिए रक्त का परीक्षण यानी कि ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। फिर महिला पॉजिटिव होती है तो लेबर के दौरान वाले शिशु में ट्रांसमिशन की संभावना को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और विशेष तौर पर जब मेम्ब्रेन फट जाती है तब उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। और जन्म के तुरंत बाद बच्चे को शरीर के माँ के ब्लड से साफ कर देना चाहिए, और माउथ एवं नोज की सक्शनिंग कर देनी चाहिए ताकि बच्चा सांस ले सके। फिर नवजात शिशु में कोई भी अगर इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले उसे नहलाना चाहिए। फिर संक्रमित माँ तथा नवजात का उपचार प्रारंभ करने के बाद ही स्तनपान प्रारंभ करना चाहिए। फिर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की 0 डोज जन्म के 24 घंटे के अंदर लगा दी जाती है, और इसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी डोज 6ठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह पर लगा देते हैं। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन IM के द्वारा यानी कि इंट्रामस्कुलर दी जाती है, और इसकी डोज 0.5 ml होती है। और ये सब हमने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होती है उसके में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है। फिर हेपेटाइटिस सी जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस होता है। इसका ट्रांसमिशन मुख्य रूप से ब्लड बोर्न होता है, यानी कि ब्लड से ही ये फैलता है। और इसकी जटिलताएं क्या होती है, तो क्रोनिक लीवर डिजीज़, फिर क्रोनिक लीवर सिरोसिस, फिर प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी कि कैंसर भी इसकी वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस सी की वजह से। और इसका संचरण कैसे होता है, तो HIV इन्फेक्शन उत्पन्न होता है। इसके बाद हेपेटाइटिस सी एवं HIV इन्फेक्शन उत्पन्न होते हैं, तो इसके गर्भस्थ शिशु के ट्रांसमिट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी के बारे में देखते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी डी वायरस के बारे होता है। ये भी एक RNA वायरस होता है, और हेपेटाइटिस बी के साथ साथ ही देखा जाता है। अर्थात जब सक्रिय हेपेटाइटिस बी का संक्रमण उपस्थित होता है तभी हेपेटाइटिस डी का वायरस भी महिला को संक्रमित करता है। यानी कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है किसी महिला को, तो उसको हेपेटाइटिस डी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इन्फेक्शन भी हेपेटाइटिस बी की तरह मुख्य रूप से ब्लड बॉर्न नहीं होता है, और
यह संक्रमण मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी के साथ ही फैलता है। वो उपाय जो हेपेटाइटिस बी को रोकथाम में सहायक होते हैं वो हेपेटाइटिस डी की भी रोकथाम करते हैं। तो भारत में हेपेटाइटिस डी के ज़्यादा पेशेंट नहीं पाए जाते हैं, मेनली हेपेटाइटिस बी का ही ज़्यादा पेशेंट भारत में पाया जाता है। पर ये हेपेटाइटिस बी और डी दोनों एक ही तरह से होता भी है और एक ही तरफ से ठीक भी होता है। फिर हम देखते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई जो है ये भी ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए के वायरस की तरह होता है, ठीक है इसका, और ये हेपेटाइटिस ई से ई वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस ए की तरह इसका लक्षण होता है। जो सी वाला था, जो डी वाला था वो बी की तरह था, ई वाला जो है वो एक वाले की तरह है, ठीक है। फिर सामान्यतः संक्रमित गर्भवती महिला से उसके फीटस में ट्रांसमिशन नहीं होता है, क्योंकि ए भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ई भी नहीं होता है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो है मैटरनल मोर्टेलिटी की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि मदर के मृत होने की संभावना या मरने की संभावना बढ़ जाती है अगर किसी को हेपेटाइटिस ई हुआ है तो। फिर हम देखते हैं अगला जो है हेपेटाइटिस जी। या हेपेटाइटिस जी से ही वायरस से ही फैलता है, आरएनए वायरस होता है, और ये संक्रमण हेपेटाइटिस ए, बी, सी तथा HIV इन्फेक्शन की उपस्थिति में अधिक पाया जाता है। अगर किसी को इन्फेक्शन ए जो हेपेटाइटिस का ए, बी, सी तीनों इन्फेक्शन हो गया है और HIV इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें हेपेटाइटिस जी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर संक्रमित गर्भवती महिला जो है ये फीटस में ट्रांसमिशन हो सकता है इसका, ठीक है, क्योंकि ए बी की तरह भी है तो इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर हेपेटाइटिस जी वायरस सिग्निफिकेंट लीवर डिजीज उत्पन्न नहीं करता है। इससे कोई लीवर का डिजीज नहीं होता है, परंतु ये खतरनाक होता है क्योंकि ये बी वायरस की तरह बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये था हमारा टोटल जो आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो UTI पे होगा। पर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, और आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद।